तो भैया क्या इस बाइक में 7 लाख जैसा जो मैंने रॉयल एनफील्ड की हिमालयन नहीं ली, कावासाकी वर्सेस 650 नहीं ली और केटीएम की 390 एडवेंचर नहीं ली, क्यों मैंने होंडा की NX 500 ली। आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा और इस बाइक का एक फुल इन डेप्थ रिव्यू दूंगा विद इट्स पॉजिटिव एंड इट्स नेगेटिव। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज प्रत्युष सिंह एंड यू आर वाचिंग ऑक्टेन ट्रेल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरी सबसे पहली बाइक है। अब आप पूछेंगे कि पहली बाइक वो भी एक ADV क्यों, तो मेरा जवाब है कि मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए थी जो कंफर्टेबल भी हो, प्रैक्टिकल हो, एक डेली कम्यूटर की तरह भी मैं उसे यूज़ कर सकूं और लॉन्ग राइड में वो मुझे थकाए भी ना। दूसरी बात यह है कि इंडिया की रोड्स के हिसाब से जो मुझे लगता है कि सबसे जो प्रैक्टिकल गाड़ियां हैं वो ADV ही हैं, तो इसलिए मुझे ADV एक बेस्ट ऑप्शन लगा। तो अब जब मैंने ये फाइनल कर लिया था कि मुझे एक ADV ही लेना है तो मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस थे। तो पहला ऑप्शन KTM 390 एडवेंचर का। तो KTM 390 एडवेंचर नो डाउट काफ़ी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक है और काफ़ी अच्छी बाइक्स KTM बनाते हैं और फीचर्स काफ़ी होते हैं KTMs की बाइक में। बट KTM की एक जो ना लेने का एक जो पहला कारण है वो था उस KTM की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस। दूसरा कारण ये था कि KTM का लो एंड टॉर्क काफ़ी कम है। तो इसमें NX 500 में क्या है कि अगर आप 6th गियर में भी हो और आपका जो RPM है वो काफ़ी लोअर बैंड में भी और मिड बैंड में भी है, तो आपको टॉर्क का कभी उसमें दिक्कत नहीं होगी। और गाड़ी अगर आप ब्रेकर में भी आए हो, ब्रेकर भी अगर रोड में आया है आपका, तो आराम से गाड़ी आप 4th गियर में 5th गियर में भी आप उठा सकते हो अगर आपकी स्पीड 40 भी और 30 भी है। पर KTM में ये है कि आपको इस कंडीशन में आपको डाउन शिफ्ट करना ही होगा क्योंकि उसका लो एंड टॉर्क काफ़ी कम है और जो उसकी पावर, जो उसकी टॉर्क आती है वो जब मिड रेंज का जब उसका RPM हिट होता है उसके ऊपर ही आती है। लो एंड टॉर्क KTM का काफ़ी कम है, तो ये एक कारण था जो मैंने KTM को कैंसिल किया। फिर बात आती है कि मैंने रॉयल एनफील्ड की हिमालयन क्यों नहीं ली। तो हिमालयन का भी KTM जैसे ही सीन है कि फीचर्स वो काफ़ी भर भर के दे रहे हैं, पर जब रॉयल एनफील्ड की हिमालयन आई तब बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी इश्यूज़ सामने आए। ऑनलाइन भी मैंने देखा और इंजन में भी काफ़ी इश्यूज़ सामने आ रहे थे। बट रॉयल एनफील्ड डजेंट सीम टू केयर। वो कभी एड्रेस ही नहीं करते हैं इस चीज़ को कि उनकी बाइक्स में इशू आते हैं या फिर उसको सुधारें। जब मैं पल्क भी झपकाता हूँ तो एक नई रॉयल एनफील्ड की बाइक लॉन्च हो जाती है। तो ये चीज़ थी रॉयल एनफील्ड के साथ कि वो नई नई बाइक्स निकालते जा रहे हैं पर आफ्टर सेल सर्विस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो मुझे बाद का ये हेडेक नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने हिमालयन को भी कैंसिल कर दिया। फिर सवाल आता है कि मैंने वर्सेस 650 क्यों नहीं ली, क्योंकि वर्सेस 650 का और NX 500 का प्राइस डिफरेंस लगभग 70 से 80 हज़ार का था। वर्सेस 650 लगभग 7,80,000 या 7,90,000 ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती और NX 500 में 7 लाख की पड़ी है। और वर्सेस 650 में इंजन भी बड़ा है NX 500 से, पावर भी उसमें ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। तो नो डाउट रिलायबिलिटी का तो कोई इशू था नहीं वर्सेस 650 में, क्योंकि PNN जैपनीज़ कावासाकी की भी रिलायबिलिटी काफ़ी बढ़िया होती है और मुझे वैसे भी जैपनीज़ चीज़ें ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो रिलायबल होती हैं। और मैं घड़ी भी केसियो की पहनता हूँ जो कि एक जैपनीज़ है। तो बात ये थी कि वर्सेस 650 एक प्रॉपर ADV टूरर है, मतलब उससे आप टूरिंग काफ़ी, हाईवे टूरिंग काफ़ी बढ़िया हो सकती है उससे। पर ऑफ रोडिंग के मामले में वर्सेस 650 थोड़ा पीछे है NX 500 से। और फिर बात थी कि उसके मेंटेनेंस कॉस्ट की, क्योंकि ऑब्वियसली कावासाकी का मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा सा होंडा से थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए मैंने कावासाकी वर्सेस 650 को भी ड्रॉप किया। फिर ऑप्शन था CB500X का। तो आज से लगभग 1 साल पहले जब मुझे बाइक लेनी थी तो उस टाइम पे NX 500 लॉन्च नहीं हुई थी। इसके जो पहले इसका जो मॉडल आता था वो CB500X था और NX 500 उसी का एक अपडेटेड मॉडल है। तो CB500X लगभग मुझे पसंद ही आ गई थी, फिर मैंने उसको बुक ही करना था। पर जब मैं होंडा की वेबसाइट पे गया और वहाँ मैंने देखा कि ये तो अभी इंडिया में डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तब मेरा दिल एकदम टूट गया था कि मुझे जो बाइक पसंद आ रही थी काफ़ी, वो डिसकंटिन्यू हो चुकी है इंडिया में। तो मैंने काफ़ी टाइम वेट किया होंडा पे। मैंने ऊपर भी मैंने काफ़ी बात करी होंडा से कि ये बाइक कब तक आ सकती है, किसी का कोई जवाब नहीं था। फिर कुछ टाइम बाद इसकी एक न्यूज़ आती है कि होंडा की NX 500 लॉन्च होने वाली है। ये न्यूज़ आई थी 2023 अक्टूबर में। तब उस टाइम भी बस इसका वेट किया, फिर फाइनली ये बाइक जनवरी में लॉन्च हो गई। और सच बताऊँ तो मुझे ये फ़ोटोज़ में कुछ खास लगी नहीं थी, मुझे CB500X ही बेटर लगी थी। और आज भी मुझे लुक्स में CB500X ज़्यादा बेटर लगती है इफ़ कम्पेयर टू होंडा NX 500। तो बॉडी वगैरह में तो इनमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, बस लुक्स का ही डिफरेंस है और थोड़े कुछ फीचर्स इसमें ज़्यादा हैं जो CB500X में नहीं थे। फिर फाइनली जनवरी में बाइक लॉन्च हो गई और डिलीवरी फरवरी से चालू हो गई, फरवरी 2024। उस टाइम पे इसका एक सिर्फ ब्लैक और रेड कलर आता था और वाइट कलर इंडिया में उस टाइम पे नहीं आया था, तो मुझे वाइट ही लेना था। मैंने फिर काफ़ी वेट किया, लगभग मार्च तक। मैंने उस टाइम पे इसकी
इसकी टेस्ट राइड भी नहीं ली थी और मैंने इस बाइक को बुक कर दिया था। मैंने इसका कूपन अमाउंट पहले ही दे दिया था उनको और मैंने बुक कर दी थी बाइक। फिर अप्रैल में बाइक की डिलीवरी हुई और इंदौर मेरे शहर से लगभग 490 या 495 किलोमीटर है। तो पहले ही दिन मैंने इसको लगभग 500 किलोमीटर वहाँ इंदौर से नरसिंहपुर मैंने चला दिया था। और उसके पहले मुझे कोई भी बड़ी बाइक का कोई भी मेरे को प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने सबसे बड़ी बाइक जो चलाई थी वो शायद होंडा की CB शाइन थी जो कि 125 सीसी की होती है, और उससे पहले मेरे को कोई भी बड़ी बाइक का एक्सपीरियंस नहीं था। यही जो मेरी बाइक पहली है, इसी को मैंने जो सबसे पहली बाइक मैंने चलाई वो होंडा NX 500 ही थी। तो जब मैं इंदौर से उस दिन आया तो उस टाइम पे काफ़ी अप्रैल की बहुत तेज़ गर्मी थी और गर्मी से मैं जितना थक गया था उतना बाइक ने मुझे नहीं थकाया था बिल्कुल भी। और इंजन हीट का भी मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ था। और काफ़ी जब नया इंजन था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद नया इंजन थोड़ी सी हीट देगा, क्योंकि वो नया नया रहता है तो उसमें काफ़ी पार्ट्स जो रहते हैं वो सेटल नहीं हुए रहते हैं शुरू में अच्छे से, और या कहीं आप वो रमा नहीं हुए होते हैं। तो हीटिंग का मुझे पहले ही दिन मैंने 500 किलोमीटर चलाई थी और मैं बिल्कुल भी नहीं थका था। मुझे राइडिंग का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था इतनी लंबी राइड का, और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। और सिर्फ जो थकान मुझे हुई थी वो थी सिर्फ गर्मी से, क्योंकि गर्मी उस टाइम बहुत तेज़ थी। और अप्रैल से अभी तक मुझे लगभग हो गए हैं 6 से 7 महीने हो गए हैं उस बाइक को लिए हुए। तो मैंने इस बाइक लगभग 3930 किलोमीटर चला दिया है। मुझे लगता है ये टाइम सबसे बढ़िया है इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने का। लॉन्ग टर्म तो अभी नहीं हुआ है मुझे, खैर मैंने बाइक ज़्यादा चलाई नहीं है अभी। काफ़ी सामान के कारण भी मेरा राइड रुकी हुई है, जो भी बाइक एंड बाइकर से आना है, और काफ़ी टाइम से वो पेंडिंग चल रहा है। तो दिसंबर 12 तक शायद इसका कुछ सामान आ जाए, फिर मैं लॉन्ग राइड्स लगा पाऊंगा। और एक बात आपको और बता दें कि जब हमने बाइक अप्रैल में ली थी उस टाइम NX 500 जो वाइट कलर की थी वो MP में सबसे पहली अपनी बाइक थी। तो रिव्यू को शुरू करते हैं डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी से। तो मैं आपको एक सच बात बताऊं, जब मैंने इसको फोटोज़ में देखा था तब मुझे ये बाइक उतनी कुछ खास लगी नहीं थी, क्योंकि मुझे जो होंडा की CB 500X है वो ज़्यादा बढ़िया लग रही थी। लुक्स वगैरह मुझे इस बाइक के कुछ ज़्यादा पसंद आए नहीं थे, पर मैंने ये बाइक इसलिए चुनी क्योंकि इसकी प्रैक्टिकलिटी और होंडा की रिलायबिलिटी के कारण। अगर गाड़ी आपकी प्रैक्टिकल है और इंजन स्मूथ है और कंफर्टेबल है तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। तो मैं सच बताऊँ कि मुझे लुक्स इसके आज भी उतने कुछ खास लगते नहीं, बट नो डाउट गाड़ी काफ़ी बड़ी लगती है और काफ़ी टॉल लगती है। ये विंड स्क्रीन के कारण भी गाड़ी काफ़ी टॉल लगती है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो इसको ठीक लगता है वो इसका जो क्लच कवर है, ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है। और देखिए डिज़ाइन की तो ये बात हो गई, पर बात अगर बिल्ड क्वालिटी की आती है तो होंडा की गाड़ी है तो बिल्ड क्वालिटी में नो इश्यूज़ हैं, रिलायबिलिटी में नो इश्यूज़ हैं, इंजन काफ़ी स्मूथ है। तो ये बात तो हो गई गाड़ी की डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की। अब बात करते हैं इसके इंजन परफॉर्मेंस की और इंजन कैसा स्मूथ है। तो भैया इंजन एकदम बटर स्मूथ है, आपको कोई भी वाइब्रेशन फील नहीं होते। पावर एकदम लीनियर है, ऐसा नहीं कि आपको लो एंड में काफ़ी जर्क्स लगते हो और लो एंड में काफ़ी अग्रेसिव हो और हाई एंड काफ़ी अच्छा हो, या फिर हाई एंड बुरा हो या लो एंड में आपको पावर की कमी हो। नहीं, आपको लो एंड में, मिड में और हाई एंड में भी आपको पावर का कहीं कोई कमी नहीं लगती है। पावर एकदम लीनियर है। और हाँ, पर 130 km/h के ऊपर अगर आप जाते हो तो थोड़ा सा फुट पैक्स में वाइब्रेशन नोटिसेबल होने लगता है और हैंडल में भी वाइब्रेशन आता है। लेकिन जो ना इसकी विंड स्क्रीन है वो थोड़ी मुझे छोटी लगती है, और इससे क्या होता है कि ये मतलब ज़्यादा टॉल भी नहीं है और ज़्यादा छोटी भी नहीं है, एक मीडियम की विंड स्क्रीन है। तो क्या होता है ना, जब हवा हिट होती है तो वो डायरेक्ट यहाँ से जाके वो सीधा हेलमेट में हिट होती है। और 110 के MPH के बाद ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको फील होता है कि हेलमेट आपका ऐसा वॉबल करने लगता है, हेड आपका। तो एक वो थोड़ी चीज़ है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसमें एक GV का विंडशील्ड आ रहा है, वो लगभग इससे 4 इंच और ऊपर है। आगे चल के मुझे लगता है कि मुझे GV की विंडशील्ड पे अपग्रेड करना पड़ेगा। जब हम GV की विंडशील्ड लगाएंगे तो उसका भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि चेस्ट में तो हवा लगती नहीं, पर हेलमेट में वो थोड़ा इशू लगता है मुझे 110 के ऊपर। सीट में लगभग 135 के बाद वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि 120 तक तो कोई मतलब अगर आपको टूरिंग करना है तो इतनी ज़्यादा स्पीड में मुझे नहीं लगता कि कोई कंफर्टेबल रहता होगा। मैं जिस स्पीड में कंफर्टेबल रहता हूँ वो है 80 से 90। इस स्पीड में बाइक आपकी ज़्यादा स्ट्रेस्ड भी नहीं चलती है, स्मूथ रहता है इंजन, कोई वाइब्रेशन नहीं रहते। और ये स्पीड मुझे लगता है कि हाईवे के हिसाब से मतलब ठीक है। 60-70 में तो वैसे भी कोई वाइब्रेशन नहीं है। तो स्मूथनेस में भी और परफॉर्मेंस में भी गाड़ी एकदम टॉप नॉच परफॉर्म करती है। गाड़ी में कोई इशू नहीं है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है गाड़ी में, इंजन भी काफ़ी स्मूथ है। तो अब आते हैं इसकी हैंडलिंग और ब्रेकिंग में। तो हैंडलिंग में कोई इशू नहीं है, गाड़ी काफ़ी बैलेंस्ड है। और वेट इसका 200 किलो है लगभग, तो 200 किलो वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता है। पर हाँ, जब आप फ्यूल टैंक अगर आप फुल कर लो, जो 17 लीटर का इसका फ्यूल टैंक है, अगर आप इसको फुल करके चलाओ ना, थोड़ी सी टॉप हैवी लगती है, पर वो भी उतनी टॉप हैवी नहीं लगती कि आपको
हैंडलिंग में आपको थोड़ा डिस्कम्फर्ट दे या तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस कम करे, नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी है। जो बाइट है फ्रंट ब्रेक का काफ़ी बढ़िया है, इसके टायर भी काफ़ी वाइड है। ब्रेकिंग में तो मुझे ऐसा कुछ, फ्रंट ब्रेक में ऐसा कुछ इशू नहीं है। रियर ब्रेक भी बढ़िया है, बाइट काफ़ी अच्छा है, बट दिक्कत ये आती है कि रियर ब्रेक में आपने स्विचेबल एबीएस नहीं दिया। मैं ये सोचता हूँ कि होंडा कुड हैव बीन डन अ बेटर जॉब अगर उनने रियर में भी स्विचेबल एबीएस दिया होता, क्योंकि कभी कभी टेरेन्स में मुझे ऐसा लगता है कि मैं एबीएस को बंद कर पाता, तो वो चीज़ एक मुझे थोड़ी खटकती है। और जो ट्रैक्शन कंट्रोल है वो तो हम स्विच ऑफ कर सकते हैं, पर एबीएस के लिए कोई स्विच करने का अभी तक कुछ ऐसा है नहीं NX 500 में। आई विश कि होंडा ने ऐसा कुछ किया होता कि मतलब एबीएस स्विच हो सकता था, क्योंकि एबीएस कभी कभी थोड़ा सा ओवर रिएक्टिव लगता है मुझे। अब बात करें सस्पेंशन की, तो जो फ्रंट सस्पेंशन है इसका, वो मुझे कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ही सॉफ्ट लगता है। और दिक्कत यह है कि एक एडजस्टेबल सस्पेंशन नहीं है। जो CB500X थी उसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन आता था, पर फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाई होंडा डिड दिस। होंडा ने NX 500 से एडजस्टेबल सस्पेंशन हटा दिया है और इसमें अब शोवा के सस्पेंशन आते हैं। तो सस्पेंशन है तो कंफर्टेबल, बट कुछ कुछ जगहों पे ये कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट लगते हैं मुझे। जब मैं थोड़ी हार्ड ब्रेकिंग करता हूँ फ्रंट ब्रेक में, तब सस्पेंशन, जो फ्रंट सस्पेंशन है वो डाइव हो जाता है। मैन्यूवरेबिलिटी में थोड़ा सा कभी कभी मुझे लगता है। बाकी जो रियर सस्पेंशन है उसमें प्रीलोड और रिबाउंड एडजस्टमेंट है, तो उसमें भी मुझे ऐसा कुछ खास इशू नहीं है। बस फ्रंट सस्पेंशन का मुझे थोड़ा सा इशू है, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी ओवरऑल सस्पेंशन इज गुड। अब बात करते हैं गाड़ी के कंफर्ट की। तो जो सीट इसकी है वो मतलब थोड़ी उतनी सॉफ्ट है नहीं, और इसलिए मैंने इसके लिए एक एयर सीट मंगवाई है मैंने ऑनलाइन। और पीछे पिलियन की सीट भी, मतलब सीट तो इसका एक सिंगल पीस ही है, तो जो पिलियन सीट भी है वो भी उतनी लॉन्ग राइड्स के लिए मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि इसमें कोई पिलियन बैठ के अगर लॉन्ग राइड करे, तो लॉन्ग राइड्स के लिए तो पिलियन सीट उतनी कुछ कंफर्टेबल नहीं है। और क्लच भी काफ़ी लाइट है इसका, मतलब आप पिंकी फिंगर से भी इसको पुल कर सकते हो। जो मेरी TVS स्पोर्ट थी पहले, आज से लगभग 8 साल पहले, उसमें भी आप क्लच पिंकी फिंगर से पुल नहीं कर सकते थे। और ये एक 471 सीसी की बाइक है जो आप पिंकी फिंगर से भी इसको, क्लच को आप पुल कर सकते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्लच को पिंकी फिंगर से या एक फिंगर से आप पुल करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये इतना सॉफ्ट है कि आप इसको इस उंगली से भी आप इसको पुल कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। तो कंफर्ट में भी गाड़ी बढ़िया है, बस जो सीट का इशू है वो मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं फीचर्स की। तो सच बताऊँ तो फीचर्स में इसका KTM 390 एडवेंचर से और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन से कोई कंपटीशन नहीं है। ऑब्वियसली उन दोनों गाड़ियों में इससे ज़्यादा बढ़िया फीचर्स आते हैं। जब KTM 390 एडवेंचर लगभग 4 लाख की पड़ती है और रॉयल एनफील्ड की हिमालयन लगभग 3.5 लाख की पड़ती है, फिर भी उन दो गाड़ियों में इस 7 लाख की गाड़ी से ज़्यादा फीचर्स आते हैं। तो फीचर्स में तो NX 500 बेसिक ही है, और फीचर्स में इसमें सिर्फ एक 5 इंच की TFT डिस्प्ले है, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, होंडा रोड सिंक है जिसका मुझे अभी तक कुछ खास यूज़ समझ में नहीं आया। होंडा रोड सिंक को हम बाइक के जो हैंडल पे कंट्रोल्स होते हैं उसी के कंट्रोल से हम अपने फ़ोन के ऑडियो को, या मतलब फ़ोन में जो गाने चला सकते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फ़ोन में जो भी मैसेजेस आते हैं वो रीड करता है TFT डिस्प्ले में, और अगर कॉल आते हैं तो कॉल पिक कर सकते हैं। तो मुझे ये उतना अभी तक कुछ खास लगा नहीं। और फीचर्स जो मुझे इसमें मिसिंग लगते हैं वो है क्रूज़ कंट्रोल, कि आप 7 लाख की बाइक में भी आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिल रहा है, तो ये थोड़ी चीज़ मुझे बढ़िया नहीं लगी। और ना ही इसमें राइडिंग मोड्स हैं कि आपका स्पोर्ट अलग हो, इको अलग हो, पावर अलग हो, ऐसा कोई भी इसमें राइडिंग मोड नहीं है। जब मेरे फ्रेंड्स भी पूछते हैं कि इस बाइक में है क्या, फीचर्स क्या है इसमें 7 लाख के, तो मैं तब उस टाइम मेरे लिए बोलने को कुछ रहता ही नहीं है। तो होंडा कुड हैव बीन डन अ बेटर जॉब इन गिविंग सम मोर फीचर्स। अगर आप इस प्राइस रेंज की बात करें तो आप ऑब्वियसली क्रूज़ कंट्रोल एक्सपेक्ट करते हैं, तो फीचर्स बस बेसिक ही हैं बाइक में। अब बात करते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर की कि इसकी रेंज क्या है और फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। तो मैंने अभी तक इसको लगभग 4000 किलोमीटर, 3900 किलोमीटर को चला लिया है। मैंने ये देखा कि अगर आप बाइक को काफ़ी रिलैक्स्ड चलाओगे और ज़्यादा आप ओवर ड्राइव नहीं करोगे बाइक को, टाइम पे आप गियर शिफ्ट करोगे सही RPM में, तो ये आपको लगभग 33 का और 34 का भी माइलेज दे सकती है। और अगर आप इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चलाओगे, आप काफ़ी हाई रेव में इसके गियर शिफ्ट करोगे और काफ़ी आप इसको एग्रेसिवली चलाओगे, तो भी आपको ये लगभग 27 से 28 का माइलेज दे सकती है। और मैं जल्दी इसका एक माइलेज टेस्ट भी करूंगा। और रेंज की बात करें तो रेंज इसकी लगभग 430 किलोमीटर है, जो कि मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया है इस सेगमेंट की गाड़ी में। इस पावर के साथ 48 bhp की पावर के साथ आपको 17 लीटर का फ्यूल टैंक है और आपको 430 किलोमीटर की रेंज मिल रही है। तो ये मुझे काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है लद्दाख रीजन में और माउंटेनियस रीजन में, जहाँ फ्यूल स्टेशन उतने ज़्यादा नहीं होते। रेंज से मैं इस गाड़ी से काफ़ी खुश हूँ और माइलेज भी
ये काफ़ी बढ़िया देती है, तो आप इसको एज अ डेली कम्यूटर भी यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस और सर्विस की। जो होंडा बिग विंग टॉप लाइन होता है सिर्फ वहीं सर्विस होती है, जो नॉर्मल बिग विंग होते हैं वहाँ इसकी सर्विस नहीं होती है, क्योंकि एक जबलपुर में भी एक बिग विंग है जो मेरे यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। तो मैंने एक बार वहाँ पूछा था कि क्या आप NX500 की सर्विस कर सकते हैं, तो होंडा तो बोलती है कि बिग विंग में भी चालू हो गया NX500 की सर्विस, बट उन लोगों ने ये बोला कि उनको ज़्यादा भी कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं है, तो इसलिए मैं जबलपुर ले नहीं गया इसको जब फर्स्ट सर्विस थी। और इसकी फ़र्स्ट सर्विस मैंने लगभग एक हफ़्ते में, जब मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली थी, मैंने एक हफ़्ते में ही इसकी फ़र्स्ट सर्विस करा ली थी, क्योंकि इंदौर से नरसिंहपुर लगभग 500 था और यहाँ से नरसिंहपुर से इंदौर जाना लगभग 500 था। तो 1000 किलोमीटर मेरी गाड़ी पहले ही हफ़्ते में हो गई थी, तो इसलिए मैंने सर्विस पहले ही हफ़्ते में करवा ली थी। तो सर्विस कराने का थोड़ा इशू है कि मुझे इसको जब भी मुझे सर्विस कराना है तो आप ये समझ लो कि 1000 किलोमीटर मेरे माइनस होने ही है सर्विस में। कि अगर मेरे को 12,000 किलोमीटर गाड़ी पे सर्विस कराना रहती है, इसकी सर्विस 12,000 में होती है, तो आप ये मान लो कि मुझे सिर्फ 11,000 मिलेंगे, क्योंकि मुझे 500 किलोमीटर जाना और 500 किलोमीटर आना, तो मेरे 1000 किलोमीटर ऐसे ही चले जाएंगे। और होंडा ये बोलता है कि इसकी जो भी सर्विस होती हैं, क्योंकि ये CBU यूनिट है, इसका आपको कोई भी फ्री सर्विस नहीं मिलता है। तो पहली सर्विस का जो मुझे कॉस्टिंग आई थी वो लगभग इंजन ऑयल उसमें चेंज हुआ था और ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था, चेन ल्यूबिंग हुई थी और गाड़ी की नॉर्मल वॉशिंग हुई थी। तो सर्विस से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों ने भी सर्विस करी थी मेरी गाड़ी की, वो काफ़ी प्रोफेशनल लग रहे थे और काफ़ी ट्रेंड लगे वो मुझे, और उनको बाइक का नॉलेज काफ़ी था। और मेरा फर्स्ट सर्विस का चार्ज लगभग 5,000 या 5500 लगभग आया था। तो ट्विन सिलेंडर में अगर आपको 5 से 6,000 आ रहा है, तो इतनी बड़ी बाइक के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि सर्विस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो मेंटेनेंस का ऐसा कुछ इशू नहीं है, बस दिक्कत यही है कि ये जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से सर्विस सेंटर काफ़ी दूर है, लगभग 500 किलोमीटर दूर है। बस एक यही इशू मुझे लगता है जो सर्विस का है। और बाकी मुझे उनके एक्सपीरियंस में और वो कितने ट्रेंड हैं इसमें मुझे कोई भी ऐसी कमी समझ में नहीं आई। वो काफ़ी ट्रेंड रहते हैं। और मेरे पास अभी जितनी भी गाड़ियाँ रही हैं, मेरे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो भी है, मुझे मतलब जितना सेटिस्फेक्शन मुझे होंडा बिग विंग टॉप लाइन से मिला, मुझे और किसी भी कंपनी से अभी तक तो नहीं मिला है। तो होंडा स्कोर्स 10 on 10 ऑन आफ्टर सेल सर्विस। पर मुझे एक दोस्त ने बताया था जिसके पास होंडा की पहले काफ़ी बाइक वो ओन कर चुका है, तो उसने मुझे बताया था कि जब गाड़ी को कुछ टाइम हो जाता है, मतलब लगभग 3-4 साल, तो स्पेयर मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है कि शायद उनको 20 दिन लगते हैं या 30 दिन लगते हैं, क्योंकि उनके पास उसी टाइम पे उनके पास स्पेयर्स होते नहीं है। तो क्या है, इन गाड़ियों के स्पेयर्स या तो जापान से आते हैं या थाईलैंड से आते हैं, तो शायद स्पेयर आने में कुछ इशू हो सकता है। तो लेट्स सी कैसा होता है, 2-3 साल बाद क्या कंडीशन होगी, मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा। तो अब बात कर लेते हैं इसके पॉजिटिव्स की और नेगेटिव्स की। तो इसके जो पॉजिटिव है वो है इसका इंजन की स्मूथनेस, होंडा की रिलायबिलिटी और इसका एक्सेलेंट माइलेज। और इसके जो नेगेटिव्स हैं वो है इसका प्राइस थोड़ा सा मुझे हाई लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसका प्राइस लगभग 6 लाख होना था ऑन रोड। और दूसरा इसका जो नेगेटिव है वो है इसका क्रूज़ कंट्रोल इसमें मिसिंग है। 7 लाख लगाने के बाद भी आपको क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता। तीसरा नेगेटिव इसका है कि आपको कोई भी राइडिंग मोड्स नहीं मिलते। और चौथा जो नेगेटिव मुझे लगता है वो है इसका, तो ट्रैक्शन कंट्रोल में इसमें कोई भी मोड्स नहीं आते, सिर्फ आप इसको ऑन कर सकते हो और ऑफ कर सकते हो। तो जो जब मैं इसको ऑन करके चलाता हूँ तो रेनी सीजन में थोड़ी हेल्प करता है, पर दिक्कत उसमें भी ये है कि वो कभी कभी मतलब नॉर्मल टाइम पे भी कभी कभी थोड़ा ज़्यादा इंट्रूसिव फील होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल के कुछ मोड्स होने थे जो कि 7 लाख के प्राइस बैंड में थोड़ा कमी लगती है मुझे उनकी। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स लाइक होंडा कुड हैव बीन डन अ बेटर जॉब इन सो मेनी थिंग्स। तो ये बात तो हो गई इसके पॉजिटिव्स की और नेगेटिव्स की। अब मैं इसका आपको एक फाइनल वर्डिक्ट देता हूँ, कंक्लूजन देता हूँ कि मुझे कैसा लगता है। तो देखिए, आपको अगर एक नो नॉनसेंस बाइक चाहिए है, मतलब उसमें ज़्यादा कुछ इशू ना है, रिलायबिलिटी में कोई इशू ना है, इंजन स्मूथ हो, तो आप बिल्कुल होंडा NX500 ले सकते हैं। आपको किसी और चीज़ में सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको फीचर्स चाहिए हैं और चमक दमक वाली चीज़ें चाहिए तो ऑब्वियसली KTM और हिमालयन है आपके पास। और बस ये 650 एक प्रॉपर टूरर है, ऑफ रोडिंग उसमें आप उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली बताऊँ, मैं NX500 से बिल्कुल खुश हूँ और मुझे इस बाइक से कुछ ऐसी कुछ खास दिक्कत नहीं है। जो भी दिक्कतें मैंने आपको गिनाई वो मुझे काफ़ी माइनर लगती हैं। और बाइक के जो पॉजिटिव हैं और जो रिलायबिलिटी का फैक्टर है, स्मूथनेस का फैक्टर है, वो इसको भर देते हैं। तो ये था गाइस हमारा एक NX500 का एक रिव्यू जो हमने एक 3,900 किलोमीटर में बनाया था। तो हम इसका एक और रिव्यू बनाएंगे लगभग 15,000 में या
10,000 में। तो जब तक हमारी एक सर्विस और हो चुकी होगी, तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑक्टेन ट्रेल्स को। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और जो राइड के बिहाइंड द सीन्स रहते हैं वो मैं डालता रहता हूँ। और अगर कुछ भी आपको ऐसा लगा हो कि मैंने रिव्यू में मिस कर दिया हो तो आप कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। आप वहाँ मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको 101% है कि मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी रिप्लाई करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, राइड सेफ, ऑलवेज वेयर हेलमेट और मीट यू इन द नेक्स्ट वन।